हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम प्रभाकर पे। और आज हम देखेंगे आरो यारो पूर्वावलोकन के प्राचीन इतिहास का तीसरा और अंतिम पार्ट। इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे एंशियंट हिस्ट्री को, ठीक है। और हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला पे आ गए थे और आज कोई समय न गंवाते हुए सीधे चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके बाद प्राचीन इतिहास का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सिर्फ एक वीडियो आएगा जिसमें मैं जितने भी नोट्स इसमें तथ्यात्मक दिए हुए हैं, ये जो साइड में ये कंप्लीट एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। आधे घंटे से 40 मिनट तक की वो वीडियो रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की। और इसमें अगर देखते हैं तो पहला सवाल हमारा क्या है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव एवं वैष्णव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए काट करके बनाई गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि एलिफेंटा कहाँ पड़ती, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। तो एलिफेंटा कहाँ पड़ती, महाराष्ट्र बम्बई में, और इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाए थे। यहाँ से कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 गुफाओं में हिंदू धर्म में भी मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं। वही साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केवल वैसे ऑप्शन में रहेगा तो काट कर बनाई गई थी, जैसे इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है तो शैव धर्म सही हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ धर्म दिए हुए तो शैव एवं बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंगा शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माने जाते हैं, ठीक है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्वविख्यात है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो आप ये भी याद रखें कि एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने तो कराया, तो राष्ट्रकूटों में भी कौन कराया था, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव एवं शाक्त। तो राष्ट्रकूटों का जो संरक्षण है वो आपको याद रखना कि जैन धर्म को प्राप्त था, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या क्या है कि राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन का प्रचार प्रसार अधिक था तथा जिसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। यानी कि राजकीय संरक्षण की बात करें तो जैन को प्राप्त था, लेकिन वैसे शैव धर्म ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे और इन्हीं जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। तो ये सब व्याख्या आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि ये सूची आपको मिलान करनी है कि ये कौन कौन सी चित्रकारी या मंदिर कहाँ कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो स्तूप कहाँ, स्तूप आपको पता है सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है। चित्रकारी कहाँ मिलती है आपको, ठीक है। तो जो चित्रकारी है वो बाघ की गुफाओं में देखने को मिल जाती है। कनिष्क की सिरबहन मूर्ति आपको पता है ये कहाँ, ये मथुरा में मिलती है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ठीक है, ये कानपुर में मिलती है। यही सारा मिलान यहाँ पे सूची में दिया गया है। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये एलिफेंट स्थान दिए गए हैं और स्मारक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं तो ये गुफा से मिल जाएगा, ठीक है। एक का तीसरा हो जाएगा। श्रवण बेलगोला क्या है, तो श्रवण बेलगोला में मूर्ति है किसकी मूर्ति, गोमतेश्वर की। ये जैन धर्म से संबंधित है, गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर हैं आपको पता है, और सांची का स्तूप है। तो ये काफ़ी इजी है और इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां सवाल हो गया स्थापत्य कला में। अब हम चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ये ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल तमिलनाडु में पड़ता है। हम्पी जो है कर्नाटक में पड़ते हैं, हम्पी के। और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में पड़ता है। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मिलान दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव का जो मंदिर है उसके संदर्भ में सवाल पूछा गया है। ये कलर चेंज कर लेते हैं।
इसमें पहला है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। दूसरा है कि ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, इनमें से कोई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, एक और दो दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। और आपको याद रखना कि इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर के मंदिर नागर शैली में ही बनाए गए हैं। हाल ही में एक करंट में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि वो किस शैली में बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन है भीतरगांव का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और ओशिया मंदिर। तो इसमें जो ग्वालियर का तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना है, जबकि ग्वालियर तो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है और नॉर्थ के मंदिर मेनली किस में पड़ते हैं, वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसलिए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ नागर शैली में बनी हुई हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, हर्ष समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय। तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था मामल्लपुरम के महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो ये जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं ये सब पल्लव शासकों ने बनवाए थे, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। मामल्ल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, एक तो मंडप और दूसरा एकाश्म मंदिर। ये जो एकाश्म मंदिर है इन्हीं को रथ कहा गया। रथ से आपको वो चलने वाला घोड़े वाला रथ नहीं समझना है। रथ सिर्फ और सिर्फ उन मंदिरों को कहते हैं जो एकाश्म मंदिर। एकाश्म मंदिर का मतलब है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर को काट काट करके रथ मंदिर बनाया गया, ना कि अलग अलग पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके बना हो। तो एक ही पत्थर से जो मंदिर निर्मित हुआ है उसको कहा जाता है एकाश्म मंदिर, ठीक है। और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान। ये कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, क्या है, दक्षिण भारत का चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग हमको पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये 2001 में आया था और ये इनमें जो ऑप्शन दिए हुए गलत दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा प्रायः सभी प्राचीन राजवंशों में रही। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारी के रूप में युवराज पद पर किसी राजकुमार को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ये सारे के सारे में मतलब उत्तराधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन बस चोल वंश में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देती। तो इस हिसाब से आपको चोल मारना, लेकिन हालांकि ये सही है, आयोग ने इसको हटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर सवाल पे कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होती है। तो ये मिलती है अरिकामेडू से, ठीक है। ये अरिकामेडू से मिलता है, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। व्याख्या देखते हैं कि अरिकामेडू भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसको पोडुके कहा गया है और यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कई रोमन बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य राजा कुमारपाल। तो चालुक्य राजा जो कुमारपाल हैं, इसने पशु क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने मंत्रियों को काशी भेज दिया था, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। वह
जैन मतायु नहीं थे। जैन में हर तरह की हिंसा का निषेध किया गया है, ठीक है। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भेजा था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? तो चेर, पल्लव, चोल और पांड्य। तो इसमें पल्लव सही हो जाएगा, क्योंकि चेर, चोल और पांड्य ये तमिल संगम युग के थे, पल्लव अलग से था, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में विवरण मिलता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी इस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। पल्लव या किसी भी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये है भेजा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ये वही नरसिंह वर्मन फर्स्ट है जिसमें महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि 630 से 668 ईस्वी तक रहा था, ये पल्लववंशी शासक था। 642 में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मानवर्मन से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मन को पुनः सिंघल की गद्दी पर बैठाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता के लिए भेजा था, ठीक है। याद रखना आपको, सिंघल द्वीप के विरुद्ध इसने 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो ये नरसिंह प्रथम था, इसने मानवर्मन की मदद की थी। लेकिन जो राजेंद्र प्रथम होता है चोल शासक, वह सिंघल द्वीप पर कब्जा कर लेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये आपको पता होगा, कुराल को दी गई, जो तिरुवल्लुर इसके राइटर हैं। तिरुवल्लुर की जो रचना कुराल है उसको लघु वेद कहा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में भी यही चीज़ लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान का प्रशासन कार्य देखता था? वरियम उद्यान प्रशासन जो देखता था वो देखता था टोट वरियम। तो 4 प्रकार के वरियम होते थे, पान, एरी, टोट और संवत्सर। तो इसमें जो टोट वरियम था वो उद्यान देखता था। और अब वरियम क्या होते हैं ये व्याख्या में देखते हैं कि चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख के लिए एक कार्यकारी समिति रहती थी जिसको वरियम कहा जाता था, ठीक है। उद्यान प्रशासन देखने वाली समिति को टोट वरियम, जबकि संवत्सर जो है वो वार्षिक समिति थी, ये वार्षिक समिति थी। और एरी वरियम तालाब को देखती थी, और जो पान वरियम है वो स्वर्ण समिति थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम का या रामावतारम का लेखक है? तो आपको पता होगा, आपने सुनी होगी कंबन रामायण का नाम सुना होगा। तो ये जो कंबन थी यही तमिल रामायण के रचयिता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों का मध्य, ठीक है। जो तक्कोलम का युद्ध है वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। आर एग्जाम के लिए आपको इनका सन भी याद कर लेना है अलग से। जितने भी युद्ध हुए, ना केवल ये दक्षिण भारत वाले, बल्कि प्राचीन भारत से लेकर के मॉडर्न तक के जो भी युद्ध हुए उन सब का आपको कालानुक्रम और किनके बीच हुआ ये ज़रूर याद करना है, ठीक है। खैर, व्याख्या देखते हैं कि परांतक फर्स्ट के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा थर्ड ने पश्चिम गंगो, जिसको कि बुत्तुक सेकंड कहते हैं, इसकी सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त कर दिया था, ठीक है। और तंजौर पर अधिकार कर लिया था। कृष्ण थर्ड ने इस उपलक्ष्य में तंजय युकोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, और इसमें चोलों ने राष्ट्रकूटों ने चोलों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत फेमस मंदिर और बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर है। ये मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य रहे कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी, ठीक, पांड्यों की। संगम काल में प्रथम तथा तृतीय संगम यहीं पर आयोजित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त और नक्कीरर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि नटराज नृत्य से के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में आपको कौन कौन सा कथन सही ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ये है कि यह नृत्य मूर्ति करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं में एक महिला का, ठीक है। इससे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर होने का भी पहचान मिलता है। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस बार नटराज की मूर्ति वैसे भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जो अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में भारत मंडपम में, उसके बाहर यही नटराज की ही मूर्ति लगाई गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भगवान शिव की नटराज मुद्रा की
मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू जो कि सृजन का प्रतीक है और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि जो कि विनाश का प्रतीक है प्रदर्शित है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए भाग बाएं पैर की ओर इशारा करता है जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्राचीन साहित्यकार एवं साहित्य वगैरह को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये मिलान करनी है कौन कौन सी किसकी रचना। तो अष्टाध्यायी आपको पता है ये पाणिनि की रचना है। महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। निरुक्त लिखा यास्क ने और वार्तिक लिखा कात्यायन ने। यही व्याख्या में दिया हुआ, इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये फिर से मिलान करना है कि कौन सा दरबारी कवि किस राजा का था, ठीक है। तो इसमें जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब आपको रट ही लेने, रटने वाले सवाल हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, आपको अमीर खुसरो की रचनाएं याद करनी, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तारीक़े अलाई, किरान उस सादेन, आशिका, मिफ्ता उल फतूह। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ये भी सवाल बनता है, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन समुद्रगुप्त के तथा कादम्बरी एवं हर्षचरित के रत्नाकार बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। जयदेव गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव हैं और जयदेव जो थे वो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इसमें 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग गीतों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है कि मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो मत्तविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन थे। जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन है, इन्होंने मत्तविलास प्रहसन लिखा है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है राजा भोज ने, ठीक है। ये जो राजा भोज थे उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये परमार वंश के शासक थे। कहाँ थे? भोपाल में। व्याख्या देखते हैं कि परमार वंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्राधार है। और सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवती, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य रचनाएं। ये इनकी अन्य रचनाएं भी याद करना, क्योंकि इस बार मान लो 2013 में ये सवाल पूछा गया था, अगली बार इन वाली रचनाओं से सवाल आ सकता है। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष की पुस्तकें लिखी हुई हैं। आपको बताना इनमें से हर्ष ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसमें आपको पता होगा कि हर्ष ने प्रियदर्शिका लिखी थी और हर्ष ने नागानंद लिखी थी और हर्ष ने क्या लिखी थी? रत्नावली लिखी थी। हर्षचरित हर्ष ने नहीं लिखी थी। हर्षचरित हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने लिखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतापुर की प्रणय कथा है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं, ठीक है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासदत्ता की परिचायिका नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना, इसमें 5 अंक है, ठीक है। और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल, ये अंतिम टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तो ये भगवती सरस्वती थी। व्याख्या देखते हैं कि भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी वाग्देवी अधिष्ठात्री हैं यानी स्थापित। ध्यातव्य है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन या किस राजाओं को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना था? ठीक है, तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से गोपाल को चुना था और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को चुना था। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
व्याख्या देखते कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों या सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की शाखा के एक राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये तो बहुत बार सवाल आता है, बीपीएससी में खास करके आता है और यूपीपीएससी में भी आता है। ठीक है, तो ये धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। व्याख्या देखते हैं कि विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। वह एक उत्साही बौद्ध था। उसने लेखों में उसे परम सौगत कहा गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि परम सौगत की उपाधि किसकी थी, तो ये थी धर्मपाल की। ठीक है, चौथा सवाल है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम आपको लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आया था यशोवर्मा, उसके बाद आया था धंग, फिर आया था विद्याधर और फिर आया था कीर्तिवर्मा। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में इसकी किसकी उपाधि आदिवराह की थी। तो ये मिहिर भोज की उपाधि थी। ठीक है, मिहिर भोजी को आदिवराह की उपाधि दी गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। तो आपको याद रखना मिहिर भोज की उपाधि आदिवराह और प्रभास थी, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो ये शाही खां था। व्याख्या देखते हैं कि 1420 के अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण ही उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है तथा उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया था। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को भी निषिद्ध कर दिया था। ठीक है, निषिद्ध मतलब गौ हत्या पर बैन लगा दिया था उसने। अगला क्वेश्चन सातवां है और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ शहर दिए हुए हैं, उनके प्राचीन नाम दिए गए, वर्तमान में उनका क्या नाम है। इसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो कोयल को अलीगढ़ कहा जाता था, ये सही है, ये आपको याद कर लेने, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था। जेजाग भुक्ति आपको याद रखना, जेजाग भुक्ति कौशाम्बी को नहीं बल्कि बुंदेलखंड वाले एरिया को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और यही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप व्याख्या में भी यही देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर ली है आर की घटना चक्र की PYQs वाली सीरीज में। ठीक है, ये हमारी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक वीडियो और लाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें आपने देखा था शुरुआत में जो इस साइड में पूरा तथ्यात्मक नोट्स दे रखा है उन्होंने, वो पूरा तथ्यात्मक नोट्स हम वो कंप्लीट एक ही वीडियो में एंशिएंट इंडिया कवर कर लेंगे। आधा घंटे से 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें कंप्लीट कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मध्यकालीन भारत 1 से 2 वीडियो में लाएंगे, उसके बाद प्राचीन मॉडर्न इंडिया लाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार आप चैनल को अपना सहयोग देते रहिए। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड अपनी तैयारी जारी रखिए। अब मात्र 1 महीने एग्जाम को भी बचा है, अब टेस्ट वगैरह भी आप लोग लगाते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।